चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पार्ट 3, बैड डेब्ट्स। कितने नंबर का चल रहा है अपना? 11। तो बैड डेब्ट्स कल हमने देखा था डेटर और क्रेडिटर। तो डेटर में हमने क्या किया था, गुड्स हमने सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस, तो वो पार्टी हमारे लिए डेटर है, ओके। और गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट बेसिस, तो वो पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर है। तो वैसे ही उसी के कंसेप्ट है वो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अपने डेटर से ही रिलेटेड होती है। बैड डेब्ट्स कैसे होता है, तो सामने वाले पार्टी को हमने गुड्स बेचा है, गुड्स सेल किया, अभी 10,000 का गुड्स है, 1,000 वो पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी 10,000 में से उसने सिर्फ 9,000 का पेमेंट कर दिया और 1,000 उसने दिया ही नहीं। 1 साल हो गया और वो बोलता है अभी मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो 1,000 सर आप छोड़ दो, जाने दो हमें, ओके। तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा बैड डेब्ट्स, ओके। म्हणजे ते पैसे बुडाले आपले, 10,000 रुपये होते, 9,000च दिले, 1,000 रुपये द्यायला ती समोरची पार्टी नाही म्हणते किंवा दिलेच नाही, म्हणजे याचा अर्थ काय झालं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स म्हणजे बुडीत कर्ज, पैसे बुडवणे, ओके। तो इसकी कंसेप्ट लिखते हैं अभी। चलो बैड डेब्ट्स के बारे में लिखेंगे। an amount that is irrecoverable, IRR, irrecoverable का मतलब होता है रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, irrecoverable from the debtor, डेटर यानी अपना कस्टमर, इज कॉल्ड बैड डेट। समजलं का बैड डेटचा अर्थ? बैड डेट म्हणजे एखाद्या पार्टीने समोरच्या पार्टीला पैसे बुडवले, दिले नाही, ओके, आणि इरिकवरेबल यानी उसका पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड कैश फ्रॉम द कस्टमर्स, दैट इज बैड डेट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मीनिंग तो पता है सबको अभी तुम्हें कि भांडवल होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बात अलग है। एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल यानी भांडवल, ली खर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले कंसेप्ट लिखेंगे, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। द अमाउंट पेड टू एक्वायर a fixed asset or to increase the value of fixed asset is called capital expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, भांडवली खर्च। अभी ये इससे सॉल्व करना है, इसका मीनिंग क्या है देखो। द अमाउंट पेड, अमाउंट तो पेमेंट करना है यानी कैश तो गोज आउट है, झालं का लिहू?
व्यवस्थित लिहा बरं, चांगलं अक्षर काढायचं, धीरे धीरे लिहा, जास्त गाईड करायची गरज नाही. अमाउंट पेड, पेड का मतलब क्या है, पेमेंट करना, यानी कैश गोज आउट टू एक्वायर अ फिक्स एसेट. एक्वायर का मतलब होता है खरीदना. एक्वायर का मतलब क्या होता है, खरीदना, परचेस करना, एक्वायरिंग करना, नहीं उसे लेना है. किसे, फिक्स एसेट को. अभी एसेट तो आपको पता है, लेकिन फिक्स के बारे में नहीं पता है, वो बता. एसेट यानी अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी. और फिक्स एसेट कैसे, एक बार उसे परचेस किया वो लॉन्ग टर्म हमें उसे यूज करना, शॉर्ट टर्म नहीं यूज करना है, लॉन्ग टर्म यूज करना. अभी जैसे मैंने ये टेबल और ये कपबोर्ड अपना ये परचेस कर लिया, बराबर. तो ये क्या है, अभी मुझे 10 साल हो गए, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म यूज हो गया, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. यदि मैं कुछ गुड्स वगैरह परचेस करता हूँ, बराबर, एक चेयर परचेस किया, स्टूल परचेस किया, वो क्या है, 1-2 साल चलेंगे, फेंक दिया, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन पूरे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है. ओके, शॉर्ट टर्म के लिए होगा. तो ये लॉन्ग टर्म यूज किसके लिए होता है, फिक्स एसेट के लिए. फिक्स एसेट जो एक बार परचेस किया, लगा दिया, काम खत्म. फैन है, ये फैन अभी फिक्स एसेट है, क्योंकि एक बार परचेस किया, लगा दिया, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, बराबर. जब तक वो क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग तक नहीं आता या खराब नहीं होता है, तब तक मैं उसे वहीं पे रखूंगा. तो इसका मतलब है ये एक्वायर करना, एक्वायर यानी उसे लेना है, परचेस करना है, फिक्स एसेट. ओके, या तो और इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाना, नहीं इंक्रीज यानी बढ़ाना. तो द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं. अभी आप बोलेंगे सर ये टेबल है, टेबल की फिक्स एसेट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसे और एक कपबोर्ड मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ये टेबल है ना, ये टेबल को और एक ज्वाइन कर दिया मैंने कपबोर्ड, तो क्या हो जाएगा, मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना. ऐसे एसेट जो हम बढ़ा सकते हैं. अभी फैन को मैं बढ़ा सकता हूँ क्या, फैन को मैं ऐसा बढ़ा नहीं सकता हूँ, उसको और कुछ लगा के उसे बड़ा नहीं कर सकता हूँ. हाँ, न्यू फैन लगा सकता हूँ, या तो रूम में 2-3 फैन लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ चीजें होती है, मशीनरीज होती है, जिसे हमें इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसे पार्ट पार्ट लगा के हम उसे बढ़ा सकते हैं. तो वो भी क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है, जैसे कि अभी हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये अपने एसेट में करने वाली इन्वेस्टमेंट, उससे क्या होगा, हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा अपने एसेट में, और ये एसेट हम कभी भी मार्केट में बेच सकते हैं, और बेचने के बाद इससे हमें वापस क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, यानी हमारा हम कैपिटल निकाल सकते हैं. यानी जो हम ये खर्चा करेंगे तो ये हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा, वो काम में आएगा, बाद में भी काम में आएगा. अभी ये मैं पैन भंगार में भी बेचूंगा तो मेरा पैसा निकलेगा स्क्रॅप व्हॅल्यू से. भंगार मध्ये विकणे म्हणजे काय, स्क्रॅप व्हॅल्यू. भंगार मध्ये म्हणजे काय, स्क्रॅप म्हणतात त्याला. म्हणजे भंगार मध्ये विकला तरी मला पैसे मिळतील. मी हा टेबल दुसऱ्याला कोणालाही विकू शकतो, मला पैसे मिळतील. म्हणजेच काय, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो उसे मैं वापस कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यानी न्यू साल के कैपिटल में ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये ना अपने जितने भी स्टूडेंट है इनका समझ में नहीं आता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. अभी तो आपको समझ गया कि हाँ सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट का होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दोनों जब साथ में आती है तो कंफ्यूजन होता है. इसलिए मैंने पहले बोला कि एसेट के ऊपर, यानी कौन सी एसेट, जो हम लॉन्ग टर्म यूज करने वाले हैं वो फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म यूज करने वाली फिक्स एसेट, और उसे हम वापस भी बाद में फिर से सेल कर सकते. म्हणजे आपण ती एसेट पुन्हा विकू शकतो आणि त्यातून पैसे कमवू शकतो, आणि तेच पैसे पुन्हा आपण नवीन बिझनेस साठी आपण यूज करू शकतो, किंवा त्याच बिझनेस साठी पुन्हा आपण ते पैसे इन्वेस्ट करू शकतो. त्यालाच म्हणतो आपण कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर. अभी ये जो 13 नंबर की कंसेप्ट है हमारी, वो रेवेन्यू है. लक्ष्य रहो बरं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ बता रहा हूं मैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका मीनिंग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज
expenditure from which the benefit is received immediately or for a short term, generally less than 1 year, it is the expenditure incurred on operating expenses oblique day-to-day expenses of a business which are recurring in nature. Such expenses do not increase the profit earning capacity of a business अभी ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है. अभी मैंने कैपिटल का बताया है, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म यूज है. एंड लेस देन 1 ईयर, ये 1 साल के अंदर इसका खर्चा होता है, रिपीट रिकरिंग होता है, वापस खर्चा होता है. ये कैसे होता है, एक बार परचेस कर लिया एसेट तो परचेस किया, या तो हमें उसे इंक्रीज कर सकते हैं या न्यू एसेट पर परचेस कर सकते हैं. दोनों में डिफरेंस है. ये एसेट में होता है, ये एसेट में नहीं होता है, ये हमेशा एसेट में नहीं होता. हाँ, कभी कभी एसेट की रिपेयरिंग कर सकते हैं तो ये रेवेन्यू बन जाता है. रिपेयरिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी कोई थोड़ा ऑयल वगैरह गया उसका जो होता है गैस हीटर वाटर वो लगा देंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो वापस लगने ही वाला है. लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच बेनिफिट रिसीव्ड इमीडिएटली फॉर शॉर्ट टर्म जनरली लेस देन 1 ईयर. 1 साल के अंदर वो खर्चा होता है, रिपीट होता है. इट इज, ये देखो यहाँ पे लिखा है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस. डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, डेली ट्रांजैक्शन जो होते हैं, वो जो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक्सपेंसेस इसके अंदर आते हैं. ऑफ अ बिजनेस विच आर रिकरिंग इन अ नेचर, रिकरिंग यानी वापस आते हैं. फिर उसके बाद सच एक्सपेंसेस डू नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग. इससे ना ये खर्चा करने से हमारे प्रॉफिट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होती, हमारा प्रॉफिट बढ़ता नहीं है, उल्टा कम होता है. क्योंकि ये खर्चे ज्यादा हो गए ना तो प्रॉफिट कम होता है, लॉस होने की ज्यादा संभावना होती है. तो इसलिए ध्यान में रखना है, डू नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस. यानी ऐसे खर्चे जो अपने बिजनेस के लिए हानिकारक बोलते हैं उसे. यानी
करने तो पड़ते हैं खर्चे, लेकिन वो खर्चे भी नहीं किए तो हमारा बिजनेस भी नहीं चलेगा। जैसे अभी वर्कर है, वर्कर की सैलरी पेमेंट करना है, तो सैलरी तो एवरी मंथ देना ही पड़ेगा ना वर्कर को। सॅलरी, वेजेस, मजुरी, त्यांची सॅलरी म्हणजे पगार, त्यांचा पगार दर महिन्यात नहीं दिला तर मजूर येतील का कंपनीत काम करायला? येणार नहीं। यानी वर्कर को यदि हमने सैलरी नहीं दिया तो वो डेली महीने की नहीं दिया तो आएंगे नहीं। यानी डेली का सैलरी बन गया नहीं, ये महीने का, नेक्स्ट मंथ का, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस बराबर, वो डेली करना ही पड़ेगा हमें। वेजेस है, कैंटीन एक्सपेंसेस है, कैंटीन एक्सपेंस चाय पानी वगैरह, थोड़ा नाश्ता पानी करवा देना पड़ता है कंपनी में, तो वो तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना, वो रिकरिंग है, और वो खर्चे से प्रॉफिट थोड़ी ना बढ़ने वाला है हमारा। लेकिन बिजनेस के लिए, चलाने के लिए, उसे रूटीन में रखने के लिए तो वो खर्चे करने ही पड़ेंगे, इसलिए उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये 1 साल के अंदर होते हैं। ओके, फिर ऐसे कौन से खर्च है? वेजेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का मतलब पेन, पट्टी, पेंसिल, फाइल्स वगैरह, स्टेशनरी वगैरह जो होती है वो सब इसके अंदर आते हैं, ये आता है इसके अंदर, यानी प्रिंटिंग स्टेशनरी बोलते हैं उसे। पोस्टेज होता है, स्टैम्प होता है, मोबाइल रिचार्ज होता है, अभी पहले टेलीफोन बिलिंग था, अभी क्या है, मोबाइल बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी वापस आने वाले एवरी मंथ में, डे टू डे ट्रांजैक्शन भी है इसके अंदर बराबर। अभी जो गुड्स हमने पैकिंग किया, पैकिंग करने का भी खर्चा होता है, बेचते समय वो कॅरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, फ्रेट म्हणजे भाडं, त्याचं येण्याचं जाण्याचं भाडं येतंय ना लक्षात, म्हणजे तुम्ही ट्रान्सपोर्टिंग एक्सपेन्सेस म्हणतात त्याला, आणि हे वारंवार होतील तुमचे, जितक्या वेळा तुमचा गुड्स ट्रान्सपोर्ट होईल कंपनीतून तितक्या वेळा तो तिथून एक्सपेन्सेस चार्ज होईल, दॅट विल बी द रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, क्लियर है कंसेप्ट, समझ ली? अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, deferred revenue expenditure, सेम ऐसे ही है, दोनों की कंसेप्ट है, थर्ड वाली उसके अंदर है। पहले जो 2 कंसेप्ट हुई अपनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके जैसे ही ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये थोड़ी अलग है, तो लिखते हैं इसके बारे में। एक्सपेंडिचर incurred which is revenue in nature but provides benefit for more than 1 year is called deferred revenue expenditure. This expenditure write off and return off in profit and loss account over period of time.
अभी ये जो खर्चा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, इसका जो नेचर है ना विल बी द रेवेन्यू नेचर है, यानी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे होता है सेम एज इट इज वैसे ही होता है। डे टू डे ट्रांजैक्शन में भी आ सकता है या तो उसके स्टार्टिंग में भी आ सकता है, उसका नेचर वैसे ही होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच इज रेवेन्यू नेचर, यहाँ पे तो लिखा है रेवेन्यू नेचर है उसका, बट प्रोवाइड बेनिफिट। रेवेन्यू नेचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा प्रॉफिट बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट बेनिफिट होता है, इसका बेनिफिट होता है प्रॉफिट में। तो कब होता है, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा इसका प्रॉफिट में बेनिफिट। मोर देन 1 ईयर, और ये 1 साल से ज्यादा भी चलता है, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है ये एक्सपेंसेस, बराबर 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। वो वैसे नहीं होता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले कंसेप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, 1 साल के अंदर ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ये चलता है 1 साल से ज्यादा भी चलता है, लेकिन इसका नेचर उसी के जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे। और एक बात है कि ये दिस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ, तो ये रिटर्न ऑफ यानी कम करना, इसे रिड्यूस करना। तो रिड्यूस होता है, ये कहाँ से रिड्यूस होता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन कब रिड्यूस करने का भी टाइम होता है उसका, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यदि उसका टाइम ज्यादा हो गया, ज्यादा ओवर टाइम हो गया उसको, तो आपसे लेस हो जाता। ओके, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं उसे। जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, पेमेंट मेड फॉर द एडवर्टाइजिंग। हम फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग करने वाले हैं, फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग करने वाले, एडवर्टाइजिंग नहीं किया अभी, एडवर्टाइजिंग करने वाले, और उसके लिए हमने कुछ खर्चा किया, डिजाइन वगैरह बनाया, वो पॉम्पलेट वगैरह बनाया। तो आज के लिए क्या है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी वो मेरा खर्चा तो हो गया, लेकिन जब मैं उसका, और ये बेनिफिट भी है कैसे, वो एडवर्टाइजिंग जब हो जाएगी और एडवर्टाइजिंग होने के बाद कस्टमर बढ़ेंगे तो अपने आप वो मेरा इनकम बढ़ेगा, इसलिए इसे बेनिफिट में बोलते हैं, बराबर। और दूसरी बात, ये 1 साल से ज्यादा भी चलती है एडवर्टाइजिंग, वो एडवर्टाइज मैंने किया है कंटिन्यू चलेगी, 1 साल से ज्यादा चलेगी, बराबर। और दूसरी साल भी वही मेरा चल रहा है कंटिन्यू एडवर्टाइज, वही पॉम्पलेट वही चल रहा है, तो इसका मतलब है वो मेरा क्या हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया, बराबर। 1 साल से ज्यादा भी चल रहा है, उसका बेनिफिट भी हो रहा है मुझे उसका एडवर्टाइजिंग में। लेकिन है ना, ये राइट ऑफ भी करना पड़ता है, यानी कम करना पड़ता है। कब, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा टाइम हो गया तो मुझे उसे लेस भी करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम हो गया तो मैं रख नहीं सकता, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। यदि मेरा एडवर्टाइजिंग में एवरी ईयर में 10-10 हजार जा रहे हैं, और अभी एक्स्ट्रा सोशल मीडिया आ गई, तो मैं सोशल मीडिया की यूज कर सकता हूँ ना, तो मैं उसे थोड़ा कम कर सकता हूँ। एडवर्टाइजिंग को मैं 10,000 से 7,000 तक ला सकता हूँ, बराबर। तो 3,000 मेरे क्या हो गए, कम हो गए, तो मैं इसे कम भी कर सकता हूँ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यदि ज़्यादा भी टाइम हो रहा है उसको, वो वेस्टेज जा रहा है, ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो हम उसे लेस करते हैं, इसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एक बात बताता हूँ, और एक इसकी एग्जांपल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आता है इसके अंदर। काय येतं यामध्ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मुलांना समजतच नाही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किया हुआ खर्चा, बिझनेस स्टार्ट करने से पहिले किया हुआ खर्चा, म्हणजे बिझनेस सुरू करायच्या आधी केलेला आपण खर्च, म्हणजे हा खर्च कसा असतो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस म्हणजे काय असतं, आता मला एका ठिकाणी बिझनेस करायचा आहे, मग मी आधी त्या ठिकाणी जाणार, बघणार, त्या शहरामध्ये सर्वे करणार, बरोबर। मग मला जाण्यासाठी माझ्या गाडीचं पेट्रोल लागेलच, तिथे गेलो चाय पाणी नाश्ते करावंच लागेल, हे की नाही। काही 2-3 लोकांसोबत तिथे मीटिंग केली, ती जागा वगैरे घेतली, सर्वे केला, ते रिपोर्टिंग मधला काही खर्च झाला, पण हा खर्च माझ्या लक्षातच नाही की मी बिझनेस साठी करतोय, बरोबर। आणि जरुरी नाही की मी त्याच ठिकाणी त्या शहरामध्ये बिझनेस सेटअप करेन, मी दुसऱ्या शहरामध्ये सेटअप केला, पण माझा खर्च तर झालाच आहे की नाही, दॅट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आणि काही काळानंतर मला तो काय करावा लागेल, राइट ऑफ करावा लागेल। राइट ऑफ म्हणजे कसा, जैसे मेरा बिजनेस 2-3 साल बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अरे भाई मेरा वो खर्चा हो गया था एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और मेरा वेस्टेज गया था,
वो मेरा खर्चा है, तो मैं मेरे प्रॉफिट में से उसे क्या कर दूंगा, लेस करूंगा। नहीं तो इनकम टैक्स वालों को बताना पड़ेगा ना मुझे, कि इनकम टैक्स वाले बोले कि सर आपका 10 लाख इनकम हो गया, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मैं उनको बोलूंगा नहीं, मेरा 2 लाख का तो मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैंने ऐसे ही कुछ खर्चा कर दिए जो मेरे ध्यान में भी नहीं, चाय पानी नाश्ता वगैरह, दोस्तों को दिया, इसको दिया, उसको दिया, ये मीटिंग अरेंज की, वो मीटिंग अरेंज की, पॉम्पलेट बेचे, बराबर। तो 2 लाख कम करिए, अभी मेरा टैक्स कितने ऊपर लगेगा, 1 लाख। तो इसके लिए काम में आती है, इसलिए इसे बोलते हैं डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, म्हणजे त्याला आपण रियूज करू शकतो, त्याला इन्कम टॅक्स मध्ये पण यूज करू शकतो, म्हणजे त्याला मायनस करून आपण आपले इन्कम कमी दाखवता येतं। आणि हे खर्च असे असतात लपवता येतं, त्याच्यात दाखवायची गरज नाही, म्हणजे असं मेन्शन करायची गरज नाही, याला प्रूफ नाही लागत। प्रूफ म्हणजे असं सांगू शकता तुम्ही, हा मी हा खर्च केला होता ऍडव्हर्टाइजिंगवर, इतका झाला, टाकला, संपला, ऐसा होता। तो इसलिए हम इसे डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट हो गए। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पर्सनल यूज का निकाल सकते हैं? नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये प्रिलिमिनरी हमारे एसेट है, एसेट में ही आएगा ये, क्योंकि इन फ्यूचर में हमें इसे राइट ऑफ करना है तो ये प्रॉपर्टी लॉस के डेबिट में चला जाएगा। ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस अपना घर के खुद के लिए होता है, ये बिजनेस के लिए किया हुआ खर्चा है। यदि मुझे क्लास लेना है और मुझे सर्वे करना है, तो मैं कोई एरिया ढूंढ रहा हूँ, मैंने यहाँ से चला गया पेट्रोल खर्चा करके, वहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा तो खर्चा बिजनेस के लिए ही हुआ ना, मैंने पर्सनल थोड़ी ना खर्चा किया, बराबर। पर्सनल कब हो जाएगा, मुझे एक हाउस परचेस करना है बाहर दूसरे वाले सिटी में, तो मैं हाउस खरीदने के लिए जा रहा हूँ, और उसके लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो तो मेरे हाउस के लिए है ना, वो मेरा प्रिलिमिनरी नहीं है, वो पर्सनल है, बराबर, वो पर्सनल है।